एक पल के लिए नेपाल की सड़कों पर चल रहे तूफान की कल्पना कीजिए। एक तरफ जेनजी के बच्चे हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं और दूसरी तरफ देश की सत्ता है जो बेबस हो गई है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच एक ऐसा नाम सामने आया है जो सबको हैरान कर रहा है। जी हाँ, एक ऐसी महिला जिन्हें इन जेनजी के बच्चों ने अपना अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है। नाम है सुशीला कार्की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल में एक शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन हिंसक क्रांति में बदल गया। जानेंगे कि सोशल मीडिया पर पाबंदी और पुलिस की गोलीबारी ने कैसे युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। साथ ही समझेंगे कि इस क्रांति के बाद नेपाल की कमान संभालने वाली अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कौन है, जिनका इतिहास जेल, भारत के बीएचयू और हाईजैकर पति से जुड़ा है। यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि उस युवा पीढ़ी की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई और 38 घंटों में पूरी सत्ता को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। एक तरफ काठमांडू की सड़कें खून से लाल हैं, दूसरी तरफ युवाओं की चीखें आसमान छू रही हैं। वो युवा जिन्होंने 38 घंटों में एक पूरी सत्ता को उखाड़ कर फेंका, आज दुनिया के लिए क्रांति का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस खूनी संघर्ष के बाद नेपाल का भविष्य क्या है? कौन है वो शख्स जो नेपाल की कमान संभालेगा? एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों से निकल कर आया है, जिसे नेपाल की नई पीढ़ी ने चुना है। एक ऐसी महिला जिनकी नियति ने उन्हें जज से अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। आज हम बात करेंगे नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की संघर्ष की आग से निकला एक नया सवेरा। जी हाँ, कहानी 4 सितंबर 2025 से शुरू होती है, जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर एक चिंगारी भड़काई। ये चिंगारी 8 सितंबर को उस वक्त आग में बदल गई जब पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाईं। 20 बच्चे मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। वो छात्र जो हाथों में किताबें लेकर निकले थे, अब हाथों में पत्थर और आग लिए थे। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। जी हाँ, उनकी पत्नी को जान गंवानी पड़ी और मंत्रियों को नंगा कर पीटा गया। यह क्रांति किसी नेता के कहने पर नहीं हुई, यह जेनजी की क्रांति थी। और इस क्रांति के बाद जब नेपाल के भविष्य पर सवाल उठा तो जेनजी ने अपने लिए एक नया प्रतिनिधि चुना। वो कोई राजनेता नहीं, कोई युवा नेता नहीं, बल्कि एक 73 साल की बुजुर्ग महिला जिनका नाम है सुशीला कार्की। अब हम आपको बताएंगे सुशीला कार्की की जेल से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर। जी हाँ, सुशीला कार्की का जीवन ही संघर्ष की कहानी है। साल 1960 में नेपाल के राजा महेंद्र ने जब वीपी कोइराला की सरकार को हटाकर पंचायत शासन लागू किया तो कई नेपाली हस्तियों को जेल में रहना पड़ा। सुशीला कार्की भी उनमें से एक थी। अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण पल उन्होंने जेल में बिताए और वहीं उन्होंने अपनी किताब कारा की नींव रखी। यह किताब जेल में बिताए उनके अनुभवों पर आधारित है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जेल तक सीमित नहीं है, उनका भारत से भी एक गहरा रिश्ता है। जी हाँ, सुशीला कार्की ने वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से राजनीति विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री ली थी। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई अपने भविष्य के जीवन साथी दुर्गा सुवेदी से, जो उनके शिक्षक हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा सुवेदी में ऐसा क्या खास है। दुर्गा सुवेदी वही शख्स हैं जो 1973 में नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने वाले 4 लोगों में से एक थे। जी हाँ, इस प्लेन में 40 लाख रुपए थे जो लोकतंत्र की लड़ाई के लिए जीपी कोइराला को सौंपे गए थे। हाईजैकर पति, बीएचयू से पढ़ाई, सुशीला कार्की की जिंदगी की ये पहलू वाकई हैरत अंगेज है। एक कड़े फैसले लेने वाली चीफ जस्टिस कानून की दुनिया में कदम रखने के बाद सुशीला कार्की ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 2016 में वह नेपाल की पहली और अब तक की इकलौती महिला चीफ जस्टिस बनी। उनकी छवि एक ईमानदार और सुधारवादी इंसान की थी। उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। एक बार उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री को जेल भेज दिया,
जयप्रकाश गुप्ता पहले ऐसे नेपाली मंत्री बने जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई, लेकिन उनके कड़े फैसले ने उन्हें मुश्किलों में भी डाला। 2017 में नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया। उन पर पक्षपात और कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा। हालांकि जनता के दबाव के कारण यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा, लेकिन इस घटना से वह काफी निराश हुई। एक नई चुनौती, एक नया इतिहास। अब जब नेपाल में जेनजी ने एक नए युग की शुरुआत की है, तो उन्होंने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। जी हाँ, 10 सितंबर को 5000 से ज्यादा युवाओं की वर्चुअल मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लगी। उन्होंने शर्त रखी थी कि उन्हें 1000 हस्ताक्षरों का समर्थन चाहिए और उन्हें 2500 से ज्यादा मिले। काठमांडू के मेयर वालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है, लेकिन उनका रास्ता अभी आसान नहीं है। तो अब सवाल उठता है, क्या इतिहास दोहराएगा? जी हाँ, नेपाल का ये सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं बांग्लादेश से मिलता जुलता है। वहां भी मोहम्मद यूनिस को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है ताकि नए सिरे से चुनाव हो सके, लेकिन यूनिस पर चुनाव टालने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो क्या सुशीला कार्की का पलड़ा भारी है? क्या वो नेपाल को अराजकता से बाहर निकालकर लोकतंत्र की राह पर वापस ला पाएंगी? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 20 जिंदगियां जा चुकी हैं, अरबों का नुकसान हो चुका है, सेना ने कमान संभाल ली है, लेकिन हिंसा पूरी तरह थमी नहीं है। क्या नेपाल की यह क्रांति एक नई सुबह देगी या फिर अराजकता में ढकेल देगी? वो युवा जो सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे थे, आज सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो युवा जो बिना नेता के अपनी क्रांति का इतिहास रच रहे थे, क्या सही मायनों में लोकतंत्र को फिर से स्थापित कर पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, आज नेपाल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यह स्थिति सुशीला कार्की को एक तराजू पर खड़ा करती है। एक तरफ मोहम्मद यूनिस है तो दूसरी तरफ खुद सुशीला कार्की। पूरी दुनिया की नजरें उन पर हैं। क्या वो नेपाल में एक साफ सुथरा चुनाव करा पाएंगी? क्या वो जेनजी की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएंगी? सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनका रास्ता अभी लंबा है। यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक युग की जिम्मेदारी है। तो यह कहानी दिखाती है कि एक महिला जो कभी जेल में थी और बाद में देश की सबसे बड़ी न्यायाधीश बनी, आज एक बार फिर इतिहास रचने के कगार पर है। यह नेपाल की जेनजी की ताकत और उनकी उम्मीदों की कहानी है जो उन्होंने सुशीला कार्की के रूप में देखी है। तो सुशीला कार्की की कहानी केवल नेपाल की नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें जेल की अंधेरी कोठरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऊंची कुर्सी और अब प्रधानमंत्री की गद्दी तक का सफर शामिल है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या 73 साल की ये महिला जिसे जेनजी ने अपना भरोसा दिया है, नेपाल को एक नया लोकतंत्र दे पाएंगी या फिर नेपाल उसी पुराने राजनीतिक दलदल में वापस गिर जाएगा? आप इस पूरे घटनाक्रम पर किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुशीला कार्की नेपाल को सही दिशा में ले जाएंगी या ये बस एक और राजनीतिक प्रयोग साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।